अच्छा, अब ना इन पांचों स्टेप्स की एक जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए एक दो कैफ के सवाल देख लें, बस सवाल पढ़ के सोल्यूशन देख लें, बहुत है। फिर मैं कॉस्ट पे आता हूँ। एक देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 30। ये कैफ का नहीं है, ये एसीसी का है, P2 का एक सवाल है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 30। एंजेलो एंटर्स। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 30 है, एसीसी की बुक से मैंने उठाया था, एसीसी का P2 पेपर का सवाल है। तो बस एक पांचों स्टेप्स की एक क्विक रिवीजन के लिए एक मुनासिब सा सवाल है, बस इसका सवाल पढ़ के तो सोल्यूशन देख लें। एंजेलो के नाम से। कल 5 बजे शुरू कर लें। क्योंकि 2 सवाल कम से कम चारों हाई 12 के, ये देखता हूँ पूरा कितना होता है, पूरा होता है नहीं होता। डेट्स अगर मेंशन है और एंट्रीज करनी है तो फिर डेट्स के साथ। ये तो हमने कमाई कर ली, अब आते हैं खर्चों पे। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं जितना शाखें बना लूँ उसके बाद कर लेना, नोट करना हो तो।
खर्चे, ये डब्बा बनाया मैंने, इसको कहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस का नाम रख लेंगे बेशक। जो प्रोडक्ट हम बनाए, मटेरियल, लेबर, बाकी सारे खर्चे, या अगर सिर्फ खरीद रहे हैं तो परचेज कॉस्ट, मैंने जरा बढ़ाने के लिए इसको मैन्युफैक्चरिंग कह दिया। ये तो काम करने की कॉस्ट है। एक है जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले की कॉस्ट, हमने कस्टमर को बाकियों के साथ मिलके अपनी तरफ से प्रपोजल देने थे, बिड जमा करवानी थी, बिड जमा कराने के खर्चे हो सकते हैं। जब ये खर्चे हो रहे हैं तो क्या यकीन है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे? नहीं। इंक्रीमेंटल खर्चे मैं उनको कह रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे तो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीतेंगे तो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कमीशन, इन खर्चों को एक्सपेंस बना देते हैं, और इन खर्चों को जो कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे तो होंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं होंगे, इनको इनके साथ मिला देते हैं। इस काम को करने के लिए अगर कोई प्लांट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है तो वो प्लांट मशीनरी इटसेल्फ पीपीई है, उसकी डेप्रिसिएशन नजर आएगी। अगर कोई फिजिकल मटेरियल खरीद रहे हैं तो वो तो IS2 है, जो इस्तेमाल होगा वो इधर आएगा, और ये सारा टोटल रेवेन्यू से मैच करके इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। यानी अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है एट अ पॉइंट इन टाइम तो फिर इसने भी फॉरेन कॉस्ट ऑफ सेल बनना है, सब मिला के एकदम। और अगर रेवेन्यू जाना है ओवर टाइम तो इसने भी ओवर टाइम जाना है, यानी इसने रेवेन्यू के साथ मैच होना है। तो ये वो खर्चे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हैं। इंक्रीमेंटल, कॉन्ट्रैक्ट जीतना था तो होने थे, नहीं जीतना था तो नहीं होने थे, इनको फॉरेन एक्सपेंस बनाने की बजाय इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जो इंक्रीमेंटल नहीं थे उनको एक्सपेंस बनाएंगे, और जो काम करने के खर्चे हैं जिनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस नामी अकाउंट में रख लेना है, इनको इनकम स्टेटमेंट में ले जाना है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल बनाना है रेवेन्यू से मैच करते हुए। अच्छा, जरूरी नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखा क्योंकि ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ी है, लेकिन इनको एक्सपेंस रेवेन्यू से मैच करते हुए बनाना है। और इसके लिए ना सवाल में IS में वर्ड एमोर्टाइजेशन का यूज हुआ है, वो IS 38 वाली मोर्टाइजेशन नहीं है, वैसे यूज हुआ है कि इस खर्चे को एमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड रेवेन्यू के साथ। और जो वैसे बिजनेस के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो तो एक्सपेंस है। तो ये मैंने आपको पेज नंबर 7 पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स के नाम से जो कुछ लिखा हुआ है सब बता दिया।
और जो बिल्कुल लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है जिसको मैंने 2 कहा हुआ है, ये इस इन्वेंट्री की बात कर रहा है कि इसको हो सकता है इन्वेंट्री इंपेयर हो जाए, हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की हेडिंग में सारा कुछ बता दिया। सबसे आखिर में जो पॉइंट लिखा, ये इन्वेंट्री है, इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? एनआरवी क्या होगी? जितना रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज होना है माइनस अगर मजीद कोई कॉस्ट इनकर होनी है, तो ये ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो राइट डाउन कर लेंगे ना। ये लिखा हुआ द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज एन इम्पेयरमेंट लॉस। जी, ये जिसको इस टेबल में दूसरा हिस्सा जो बनाया, कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, एक कराता हूँ छोटा सा खुद बनाया हुआ सवाल, फिर नमाज पढ़ के ना फिर C5 का पास पेपर करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 32 पढ़ने में करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 32 कामरान बिल्डर्स पढ़ने में करता हूँ। हाँ जी, 1 जनवरी 21 को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और काम भी इन्होंने शुरू कर दिया।
तो सबसे पहला काम क्या किया, 1 जनवरी को एक प्लांट खरीदा। 1 जनवरी 21 प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट कितने का, 320 का प्लांट खरीद लिया। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ, 1 जनवरी हो गया, फिर इसके बाद खर्चे ड्यूरिंग द ईयर हुए इतने, तो पता नहीं कब हुए, लेकिन चलो ईयर एंड भी डाल लेते हैं। ओवर द टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एट अ पॉइंट इन टाइम, कैसे पता, प्रोग्रेस दी हुई है तो ओवर टाइम है। तो हमें फिर खर्चों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस नामी इन्वेंट्री चलानी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कितना खर्चा हुआ, 85, और डेप्रिसिएशन के अलावा तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी 16, तो ये बन गया 10। डेप्रिसिएशन भी इसी को चार्ज हो गई। 31 दिसंबर 21 ही रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, ये मैंने 2 डेबिट छोड़े हैं। प्रोग्रेस है 22%, किसका 22%, पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितनी है 700, 22%, 154। अब इसके डेबिट क्या होगा, डेटर या कॉन्ट्रैक्ट एसेट, डेटर कर सकते हैं हम जितना इनवॉइस रेज करना हमारा हक है, वो है 120, बाकी रिसीवल का वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए 30। हम कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल तब बनाते हैं जब एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा हक बन जाता है पैसे लेने का। तो इसमें लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर को हमने 120 मिलियन की एज पर माइलस्टोन्स इनवॉइस रेज करनी है, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉग्नाइज करनी है, वो भी कितनी 22%। किसका 22%, जो अब तक हुआ है उसका 22%। ये किसका 22% है, टोटल प्राइस का, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी किसका 22% होगा, टोटल कॉस्ट का। तो अभी तक खर्चा हो चुका 101, और मजीद कितना होना है, कितना एडिशनल होनी है 310, और डेप्रिसिएशन होनी है 32। इतना है, जब काम पूरा होगा तो इतना खर्चा होगा। अगर सवाल में 22% ना दी होती और कहा होता कि प्रोग्रेस कॉस्ट इनकर्ड की बेस पे निकालनी है, तो किसको किससे डिवाइड करते हैं, 101 को 443 से डिवाइड करते हैं। अगर 22% प्रोग्रेस परसेंटेज ना दी होती है, कहा होता कि प्रोग्रेस खुद कैलकुलेट करें कॉस्ट इनकर्ड की बेस पे, तो फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करके निकालते हैं। तो अब हम कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करेंगे। फोर फोर थ्री का 22%, ये हो गई एंट्रीज और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी। इनकम स्टेटमेंट में आएगी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेप्रिसिएशन में नहीं, वो तो इसके अंदर डेबिट गई है और उस टोटल का 22% यहां आ गया। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में आएगा प्लांट, और करंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी 320 में से 16 डेप्रिशिएट हो गया 304। कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री आ गई 101 में से 97.46 एक्सपेंस बन गया। रिसीवेबल 120 और कॉन्ट्रैक्ट एसेट 34।
अच्छा, हालात लग नहीं रहे थे कि इतना कर जाएंगे 326 करके हैं? इंडिया चलिए मगरी पढ़नी फिर पास से कराता हूँ सवाल। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कह लें, कॉस्ट ऑफ सेल कह लें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कह लें। पास पेपर का करते हैं एक सवाल। इसमें ना मैंने सोल्यूशन में चेंजेस किए हैं। आई का सोल्यूशन बहुत अजीब सा था, मेरे तो समझ में नहीं आया, तो मैंने सोल्यूशन इसमें अमेंड किया हुआ है। ये है जी पास पेपर्स वाले पोर्शन में दूसरा सवाल, जून 17 अटेम्प्ट का। पढ़ना है जी, जून 17 मैं करता हूँ बोर्ड पे। इसमें ना इन्होंने ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन बड़ी अजीब तरीके से की थी, तो आपकी मर्जी आई का सोल्यूशन देख के उससे कुछ निकालना चाहे तो निकालें, मेरी समझ से बात था। मेरे हिसाब से इसमें एक असम्पशन तो लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके अलावा सीधी वैल्यूज थी। ज़बानी सोल्यूशन से बता दूं, सवाल पढ़ लिया तो सोल्यूशन खोले। फुल फ्लैज यही थे। इससे पहले ना यानी अब देखें 2014 और ये उससे पहले ये IS 11 होता था, ज़्यादा पुराने सवाल। तो IS 11 डिफरेंट था, IS 18 डिफरेंट था, तो खत्म हो गया IFRS 15 बना था। तो वो मेनली IS 11 स्टाइल के सवाल थे पुराने, तो फिर मैंने नहीं डाले। अदरवाइज से आगे चलें तो दिसंबर 19, दिसंबर 20, जून 21, दिसंबर 21 नहीं जून 21 और फिर जून 22 में एक पार्ट आया, जून 23 में पार्ट आया। हाँ जी, पढ़ लिया तो बात करूँ। हम हैं BND और हमसे एक कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम उसको बिल्डिंग बनाकर देंगे और फिर 5 साल तक उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस का काम भी अपने जिम्मे लेंगे। इस काम के लिए उसने हमें टोटल का टोटल 275 मिलियन फौरन पकड़ा दिया। ये सवाल के पहले पैराग्राफ की कहानी है। वो तो पुरानी बात हो गई ना, और 50 मिलियन के लिए लैंड भी खरीद ली थी, वो हो गई पुरानी बात। अब ये है कि उनसे एक कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें जो है ना इस ज़मीन जो आपने ऑलरेडी खरीदी हुई है इस पर हमें बिल्डिंग बना दें और 5 साल की मेंटेनेंस भी कर दें, बिल्डिंग हमारे वाले कर दें। तो इस बात के उस कस्टमर ने हमें टोटल 275 मिलियन फौरन पकड़ा दिया। द एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 1 जनवरी 15 और ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट पे ही सारे पैसे मिल गए। बिल्डिंग बनने में लगना है 1.5 साल
और उसके बाद फिर 5 साल जो है वो मेंटेनेंस है। इस सवाल में आईकैप ने भी जो इंटरेस्ट वाला काम है ना, वो सिर्फ बिल्डिंग की सेल से रिलेटेड किया था, मेंटेनेंस से रिलेटेड नहीं किया था। वैसे अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड भी करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती। तो मैंने सबसे पहले काम ये किया कि सोल्यूशन में देखें टॉप पे 2 अजम्पशन दी हुई मैंने। पहले मैंने ये कह दिया कि इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनेंसिंग है, वरना तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस की नॉर्म्स भी हो सकती थी। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो ठीक है, फाइनेंसिंग है। और दूसरी मैंने अज्यूम किया है कि मेंटेनेंस के पैसों पे रहने देते हैं इंटरेस्ट, वो भी तो 5 साल के अभी मिल गए ना। सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड इसको लोन समझ लेते हैं। मेंटेनेंस से रिलेटेड करते हैं ना, तो चूंकि वो अकाउंटिंग का मिसमैच आ रहा था, यानी पहले साल 1.5 साल, फिर उसके बाद आगे साल, तो इसलिए फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस मेंटेनेंस में कॉम्प्लिकेटेड हो जानी थी, लेकिन करने को कर सकते हैं। तो आईकैप की भी सोल्यूशन में नहीं थी, तो मैंने फिर इसके लिए अजम्पशन दे दी कि हम मेंटेनेंस के जो पैसे शुरू में ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, तो उसने उस पर नहीं दिया था इंटरेस्ट। पैसे पहले मिल रहे हैं या बाद में? पहले मिल रहे हैं। तो ये वो केस आ गया ना जिसमें हमने लोन लिया हुआ। अब लोन लिया हुआ है तो हमने इसके बदले घर बना के देना है 1.5 साल बाद बिल्डिंग, और 5 साल तक मेंटेनेंस देनी है। तो अब ये घर बनने से भी 1.5 साल पहले पैसे आ रहे हैं, और 5 साल की मेंटेनेंस से भी देखें 6.5 साल पहले इकट्ठे पैसे आ गए। तो प्रॉपर लोन हुआ ये। तो बिल्डिंग के पैसे भी शुरू में आ गए, मेंटेनेंस के पैसे भी शुरू में आ गए, तो ये लोन हो गया। अब इसमें मेंटेनेंस क्योंकि हर साल होने वाला काम है, तो उसके लिए वो एनविटी वाला टेबल बनता, जो एक क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 में शायद मैंने रखा था। तो सिर्फ कैलकुलेशंस को बचाने के लिए ये अज्यूम किया है, आल्दो कि मैं इससे को बहुत मुतमिन नहीं हूं, बस कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एक सवाल था जो मैंने पास पेपर का डाल दिया, अदरवाइज ये इतना अच्छा सवाल नहीं है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मेंटेनेंस के पैसों से अवॉइड कर ली, टू अवॉइड, मैंने आगे नोट भी लिख दिया शुरू में सोल्यूशन में, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इज अज्यूम्ड टू रिलेट टू बिल्डिंग ओनली। आईकैप ने भी ना कुछ इसको बिल्डिंग से रिलेटेड ही किया था, सेल से रिलेटेड, मेंटेनेंस हर साल बराबर ही रखी थी। तो मैंने आईकैप के ही पैटर्न पे रहते हुए, लेकिन जो और बाकी मुझे बहुत अजीब सी बात लगी थी वो मैंने चेंज कर दी। वो सेल्स की प्राइस मेरे बिल्कुल इख्तलाफ है जैसे आईकैप ने निकाली हुई थी, तो मैंने फिर वो अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। तो अब इसमें हमने बिल्डिंग भी बना के देनी है और मेंटेनेंस भी देनी है। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? 2। तो वर्किंग 1 देखें सोल्यूशन में। ये वो वाला काम हो गया कि जो हमने सर्विसेज देनी है उस पर मार्कअप लगा के उसकी स्टैंडअलोन प्राइस बनाई, और रिमेनिंग के लिए फिर वो प्रोडक्ट की प्राइस कह दी। तो 275 मिलियन में से 39 माइनस कर दिया। 39 कैसे निकला? हर साल की मेंटेनेंस में हमारा खर्चा आएगा 6 मिलियन, और हम इस पर नॉर्मली कितना कमाया करते हैं, तो ये वो 1.3 कर दिया, और 5 साल की मेंटेनेंस है। वर्किंग 1 बता रहा हूँ, 6 मिलियन खर्चा हर साल का, 1.3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने 30% मार्कअप डाल दिया, और इंटू 5 साल की मेंटेनेंस है। तो 5 साल की मेंटेनेंस की अमाउंट 39 आ गई, तो बाकी फिर बिल्डिंग के पैसे होंगे। 6 मिलियन दिया हुआ है ना, और 3 मिलियन, 6 महीने में 3 मिलियन हुआ है, तो पूरे साल का 6 मिलियन हो गया, और 5 साल के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने सोल्यूशन में वर्किंग 1 की हुई है। तो इस 275 के 2 टुकड़े कर लिए, 39 डल गया मेंटेनेंस के नाम पे, और 236 आ गई बिल्डिंग के लिए। अब बिल्डिंग का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? लेकिन पैसे तो सारे पैसे मिल गए, तो इसको हम लोन समझेंगे। ये नीचे इसी वर्किंग 1 में देखें, मैंने इसको आगे बढ़ाया हुआ है, 236 मिलियन को ही नीचे आगे बढ़ाया हुआ है। पहले साल का इंटरेस्ट लिया, और फिर 6 महीने और गुजरे तो 6 महीने का भी इंटरेस्ट ले लिया। अब ये 2015 में इंटरेस्ट 21.24, 2016 में इंटरेस्ट 11.58। ये ऊपर टॉप पे देखें, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं। जी, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस, पैसे एडवांस मिल गए ना, तो ये लोन लायबिलिटी, और वक्त गुजरेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। और 1.5 साल के बाद ये अमाउंट फल फूल के कितनी हो गई? तो हमने बिल्डिंग इसमें हमने कस्टमर के हवाले कर दी, तो इतनी अमाउंट से बिल्डिंग का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया इनकम स्टेटमेंट में। और ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हुआ? 1.5 साल बाद या ओवर 1.5 साल? 1.5 साल बाद। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कब बनेगी? 1.5 साल के बाद। तो कॉस्ट ऑफ सेल देखिए इनकम स्टेटमेंट में आ रही है, ये सवाल में दी हुई है। 50 मिलियन की लैंड थी, उसके अलावा 80.2 मटेरियल है, 32.6 लेबर है, और 5.8 अदर खर्चे हैं। तो ये चूंकि बिल्डिंग बन गई एट अ पॉइंट इन टाइम, सेल बन गई, तो उसी साल मतलब 2016 में कॉस्ट ऑफ सेल भी ये सारे खर्चे बन गए। जी बिल्कुल, कैश पहले है, परफॉर्मेंस बाद में है। तो उस दौरान इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है। और वो जिसको हमने शुरू में कैश रिसीव करके लोन लायबिलिटी क्रेडिट की थी, वो फल फूल के 268 बन गई हुई है। तो वो अब जब बिल्डिंग हवाले हो गई तो वो लोन डेबिट और सेल्स क्रेडिट।
तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया इनकम स्टेटमेंट में, और 1.5 साल बाद रेवेन्यू आ गया 268, और इसी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो सवाल में टेबल में दी हुई है वो कॉस्ट ऑफ सेल में आ गई 268 और 168। ये बता दो, जी बता दो। जी 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 थी ना, तभी तो वर्किंग वन में उसके पैसे साइड पे निकाले ताकि बाकी बिल्डिंग के आ जाए। बिल्डिंग की प्राइस नहीं पता थी ना, तो ये वो रेजिडुअल वाले तरीके से निकली। स्टैंड अलोन प्राइसेस दी होती थी तो हम रेशो में बांटते थे। फिर एक सवाल आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें सर्विसेज में वो मार्कअप ऐड करके बाकी निकाल रहे थे, तो इसमें सर्विसेज की कॉस्ट दी हुई थी, उसका मार्कअप लगा के उसके पैसे निकाले, तो बाकी फिर बिल्डिंग के होंगे। और बिल्डिंग बन गई 1.5 साल बाद, तो 1.5 साल बाद ये अमाउंट फल फूल के 268 बन गई थी वर्किंग वन, वो सेल्स बन गई, और जितना इस पर खर्चा हुआ था वो भी सब इसी कॉलम में कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। 50 की लैंड है और बाकी जो 80 और 32 और 5.8 है ये आपको सवाल में दिया हुआ नीचे टेबल में, तो ये बन गई बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ सेल और सेल। हाँ जी, और जब तक ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बन रही थी तो बैलेंस शीट में देखें कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। 2015 में ये कॉस्ट ऑफ सेल ही को कह रहे हैं, यानी चूंकि इसमें एट अ पॉइंट इन टाइम था ना, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल भी फौरन बन गई है। अगर ओवर टाइम होता तो बिल्डिंग के ऊपर परसेंटेज लग लग के वो इनकम बन रही होती। जी, ये कॉस्ट ऑफ सेल वो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी का अकाउंट कह रहा था मैं, जो कि सारे खर्चे दिए मैं इसी ब्रैकेट में लिख दिए, कोई वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 50 मिलियन की लैंड है पहले पैराग्राफ में, और बाकी ये 80 और 32 और 5.8 ये आपको आखिरी टेबल में दिए मैं सवाल में। बिल्डिंग बना दी, मेंटेनेंस बिल्डिंग बनाने की तो कॉस्ट नहीं, क्या क्या प्राइस करते हैं, हमने बिल्डिंग बना के कस्टमर को बेच दी। बिल्डिंग की कॉस्ट में क्यों आ गए, हमने बिल्डिंग बनाई कस्टमर को दे दी, अब उसको 5 साल तक हमने बिल्डिंग साफ भी करके देनी है, उस सर्विस के भी पैसे लेने, उसकी कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है वो जो हमने अलग से सर्विसेज का रेवेन्यू लेना है उसकी वो कॉस्ट है। तो बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 2016 में, वो भी 30 जून 16 में, तो अभी हम सिर्फ 6 महीने ही मेंटेनेंस सर्विसेज दे पाए हैं, इसीलिए कॉस्ट भी 6 महीने की आ रही है और रेवेन्यू भी सर्विस वाला रेवेन्यू वो भी 6 महीने का ही आ रहा है। सर्विसेज का रेवेन्यू 6 महीने, समझ आया? देखें हमने 6 मिलियन खर्च करना है, उस पर 30% मार्कअप ऐड करें, तो 1 साल की मेंटेनेंस की हम लोग जो फीस लेंगे 7.8, तो चूंकि अभी गुजरे ही 6 महीने, तो 6 महीने की हमारी सर्विस का रेवेन्यू आ गया और वही 6 महीने की हमारी मेंटेनेंस की अपने एक्सपेंस आ गया। 3 क्या है? मार्कअप कहाँ लगाया हमने? अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, 3 को कर लें, 3 को 1.3 करें 39 आ आएगा। और ये जो हमें बिल्कुल शुरू में सब एडवांस मिल गया था, जो सबसे आखिर में लायबिलिटी की वर्किंग भी की हुई है, तो यही लोन हमारा बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा वर्किंग वन के आखिर में। ये जो हमें कैश सारा मिल गया हुआ है, तो जब तक बिल्डिंग हवाले नहीं करते, जब तक मेंटेनेंस सर्विसेज नहीं देते, तो ये सारी लायबिलिटी है ना, सारा पैसा शुरू में मिल गया था, तो वही सारा पैसा जो है वो एसओएफपी में देखिए आ रहा है लायबिलिटीज में। ये था सवाल। कॉस्ट हो गई, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस 2015 में
ये जो हमने पैसे सारे ले लिए हुए थे वर्किंग वन 2015 में, इस पे हम इंटरेस्ट डाल के 257 बना चुके हुए थे। ये वर्किंग वन, क्या ये अगले साल भी हमारी लायबिलिटी रहेगी, अगले साल सेटल हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हम बिल्डिंग दे देंगे। तो उस 257 को तोड़ के बिल्डिंग बना दिया करंट लायबिलिटी में, और 6 महीने की हम मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे देंगे 3.8, वो भी इनमें से निकाल के नीचे करंट लायबिलिटीज में दिखा दिया। तो करंट लायबिलिटीज में देखें 2015 की हेडिंग डाल के ब्रैकेट में मैंने 257 बिल्डिंग वाला ले लिया और 3.9 ये जो अगले साल में हमने इनकम बना देनी है। और यही सलूक अगले साल की बैलेंस शीट में भी किया कि जितनी लायबिलिटी बाकी रह गई थी उसमें से जितना उससे अगले साल इनकम बना देंगे, एक साल की मेंटेनेंस, वो तोड़ के करंट में दिखा दी, और बाकी जो बच गया वो नॉन करंट में दिखा दी। नहीं समझ रही ना? टोटल पैसा कितना मिला था? 275। इसमें से 39 सर्विसेज के लिए है, 236 बिल्डिंग के लिए है। ये वर्किंग वन किया मैंने। 2015 एंड होने तक इंटरेस्ट मजीद जुड़ चुका था 2.4, तो ये बन गया 2.24। जो शुरू में हमें लोन मिला था वो साल गुजरने तक इतना हो चुका हुआ था। करंट नॉन करंट ऐसे तोड़ते हैं कि इसमें से कितनी है जो अगले साल के अंदर अंदर इनकम बनके सेटल हो जाएगी, ये सारी, और इसमें से 6 महीने की सर्विसेज। तो इसको और इसको करंट लायबिलिटी में दिखाया 2015 में, और इसमें से बाकी रह गया 35.1, वो नॉन करंट में दिखा दिया। फिर अगले साल उस 35.1 में से इतना हमने फिर अगले साल में इनकम बना लेना है। अगला तो पूरा साल होगा 2017 का, 6 महीने नहीं, पूरा साल होगा। इसको करंट लायबिलिटी में दिखाया, जो बाकी रह गया वो नॉन करंट में आ गया। मुश्किल नहीं, इसके सवाल इतने मुश्किल नहीं है, या इसमें चीजें बहुत ज्यादा हैं, अभी स्पेशलाइज सिचुएशंस बहुत ज्यादा है। चैप्टर में पहले पेज पे आए, बल्कि चलें आखिरी से चलते हैं। पेज 8 सारा करा दिया, पेज 7 सारा हो गया, पेज 6 चैप्टर में पेज 6 3.1 3.2 में ये बताया हुआ था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई एट अ पॉइंट इन टाइम होगी या ओवर टाइम होगी। ये जो इसके नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, एक था जिसमें हम सर्विसेज देते जा रहे थे, कस्टमर लेता जा रहा था। एक था जिसमें हम कस्टमर ही की जगह पर जाकर उसी की मर्जी के उसी का एसेट बना रहे थे, और एक था जिसमें हम कस्टमर के लिए ही कोई चीज बना रहे थे, और अगर कस्टमर मुकरे तो हमारे पास हक है कि जितना काम किया है हम उसके पैसे ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो हुआ तो ये ओवर टाइम है। अब इस तीसरे वाले सिनेरियो की मजीद हेल्प के लिए मैंने आईए से ना कुछ पैराग्राफ उठा के नीचे टेबल में डाले हुए, ये इस तीसरे बुलेट पॉइंट की मजीद हेल्प के लिए। तो ये पढ़ के देख लें मजीद अफाका होता है या नहीं होता है। हाँ जी, मतलब हम कैसे फैसला करेंगे कि हमारा हक है पैसे देने का। एग्जाम्पल्स नहीं है, ये मुख्तलिफ पैराग्राफ से जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी, तो मैंने उनको बुलेट पॉइंट्स बना के इस डब्बे में डाल दिया। ये आप समझ लें जो ऊपर 3rd बुलेट पॉइंट है ना, ये उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उसकी और वजाहत कर रहे हैं। जी कौन सा? पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि जो पैसे हमें
मिलने हैं, जो पैसे लेने का हमारा हक है, वो कम से कम, ये नहीं कि वो तरस खा के गए यार चलो रख लो तुम्हारा नुकसान हुआ, कम से कम इतने पैसे लेने का हमारा हक हो कि हमारे खर्चे प्लस एक रीजनेबल प्रॉफिट पूरा हो जाए। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। दूसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है, और पहले बुलेट पॉइंट का भी कुछ ऐसा सही मतलब है कि हर वक्त हम इस पोजीशन में हो कि जितने भी पैसे मिलने हैं वो हमारे उस वक्त तक के खर्चे को तसल्ली से पूरा कर दे। अगर हमारी किसी नाअहली की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो रहा, तो अगर कस्टमर मुकर रहा है तो हमारा हक होना चाहिए कि हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि हमारे खर्चे और रीजनेबल प्रॉफिट पूरा हो जाएगा। ये पेमेंट मस्ट एटलीस्ट कंपनसेट, और दूसरे बुलेट पॉइंट में कंपनसेट को एक्सप्लेन किया हुआ, तो मैंने एक्चुअली दोनों पॉइंट इकट्ठे बता दिए। तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हमारा अनकंडीशनल हक होना चाहिए पैसे लेने का। चौथे बुलेट पॉइंट का मतलब है हाँ सॉरी, तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि अनकंडीशनल राइट होना शर्त नहीं है। हाँ जी, लेकिन हमने जितनी परफॉर्मेंस कर ली है उसका पैसा लेना हमारा हक है। चौथे बुलेट पॉइंट का मतलब यह है कि अगर कस्टमर मुकर जाता है और कस्टमर का हक भी कोई नहीं था, फिर भी वो मुकर गया, तो फिर हमारा हक है कि हम चाहें तो काम फिर भी पूरा करें और उससे सारे पैसे निकलवाएं। इफ कस्टमर टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट माइट एंटाइटल कि एंटिटी कंटिन्यू करे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट करे और कस्टमर से के सारे पैसे दे। पांचवें बुलेट पॉइंट का मतलब है कि बेशक हमने कभी इस तरह के कस्टमर्स को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया। पहले भी कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं, कहते चल जा यार, बेशक हमने पहले उनको जबरदस्ती कभी मजबूर नहीं किया, हमारी एक कस्टमरी प्रैक्टिस थी। इवन देन अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा हक है तो फिर हक है। और लास्ट बुलेट पॉइंट का मतलब है कि ये जो कैश मिलने की टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, माइलस्टोन कहते हैं जिनको, कि इतना काम हो गया तो इतने पैसे ले लेना, इतना काम हो गया तो इतने पैसे ले लेना, ये एग्रीमेंट में लिखे होना इस बात की दलील नहीं है। नहीं समझे? अगर हमने अपने कस्टमर को एक बिल्डिंग बना के देनी है, लेकिन साथ ये शर्त है कि भाई बिल्डिंग सही होगी तो पैसे देंगे, वरना ले जाओ अपनी बिल्डिंग उठा के। चलो बिल्डिंग उठाना अजीब लगेगा, एक मशीन बना के दे रहे हैं हम कस्टमर को, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मशीन पूरी सही होगी, टेस्ट पास होंगे तो हम मशीन रखेंगे, वरना मशीन उठा के तुम ले जाना। तो जितना काम कर लिया होगा हमारा हक है पैसे लेने का? नहीं है ना, नहीं है, हमारा नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी लिखा हुआ हो सकता है कि 10% एडवांस दे देना, फिर हम फलाना कागज साइन कराएं तो उतने पैसे और दे देना, फिर हम फलाना टेस्ट कराएं तो उतने पैसे, यानी पेमेंट टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। तो पेमेंट टर्म्स लिखी होने से ये शो नहीं हो रहा कि हमारा हक है पैसे लेने का। ये मतलब है आखिरी बुलेट पॉइंट। क्योंकि अगर हमारा हक नहीं था और हम किसी वजह से काम खत्म करते हैं तो हमें पुराने पैसे वापस भी करने पड़ सकते हैं। ये इस बुलेट पॉइंट का मतलब है। तो इस सारे टेबल से ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा पैसे लेना हक तब है कि जितना काम किया है उसका सफिशिएंट पैसा मिलेगा, खर्चा प्लस प्रॉफिट। अच्छा जी, पेज 6 पूरा हो गया, पेज 5 पूरा हो गया, पेज 4 पूरा है, पेज 3 पूरा है। चले पेज 2 मॉडिफिकेशन पे आते हैं। होना चाहिए नहीं? अच्छा, एक आसान सा सवाल पढ़ा देते हैं, मॉडिफिकेशन फिर करा देता हूँ। पहले एक आसान सा सवाल कर लेते हैं। इस चैप्टर में तो मैंने नहीं डाला हुआ क्योंकि इस तरह का सवाल मैं नहीं तोड़ सका, तो आखिर में पास्ट पेपर्स के मैंने नाम से एक चैप्टर बनाया हुआ है बुक के आखिर में। बुक के आखिर में चैप्टर 18 बनाया हुआ है मैंने। जो सवाल तोड़ सकता था ना वो तोड़ दिए, जो नहीं तोड़ सकता था वो नहीं तोड़े। इस 18 चैप्टर में पेज नंबर 18 पे आए, समर 22, समर 2022, इस चैप्टर में पेज 18 पे क्वेश्चन नंबर 2। ये एक पूरी बैलेंस शीट बनी हुई थी और कुछ एरर्स थे और कहा था पूरी बैलेंस शीट दोबारा ठीक करके बना दें, तो इसमें मल्टीपल आईएस टेस्ट हुए हुए थे, तो इसको फिर मैं नहीं तोड़ सका। वरना एक्सट्रैक्ट्स का सवाल होता है ना, तो वो तो खुद ही वैल्यूज बनानी होती है, वो मैं तोड़ देता था, लेकिन एक बनी हुई बैलेंस शीट में एरर ठीक करने तो उसको मैंने नहीं तोड़ा। तो इसमें से ये सारा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट 3 पढ़ें
0.3 और 0.3 को ये सोच के सॉल्व करें कि इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स और एसएएफपी के बनाने होते तो क्या फिगर्स बनते, बाकी पे टैली कर लेते हैं। सिर्फ 0.3 पढ़ें, अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 21 है, सिर्फ इसका 0.3 पढ़ें और मैं रिक्वायर कर रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएएफपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट 2021 के। एरर छोड़ के, यानी आप समझे स्ट्रेट डाटा दिया हुआ है, क्योंकि एरर का सवाल है ना, तो उसने ये बताया हुआ है कि जी अकाउंटेंट ने क्या गलती से कर दिया था। उस एरर को छोड़े, आप डाटा के हिसाब से सिर्फ ये कैलकुलेट कर दें कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएएफपी में क्या आएगा और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा। फिर वेरी स्टडी कराता हूं। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का जून 22। तीन वैल्यूज तो निकालनी है, अब सॉल्यूशन देखेंगे ना तो उसमें एरर ठीक है। तो मैं बस आपको ये चाह रहा हूं कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स के तौर पे इसको सॉल्व कर लें, तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी कि इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में भी सॉल्व कर लिया उसको और एरर का भी सवाल कर लिया। इक्कीस 31 दिसंबर 21। जी 25 यूनिट्स मार्च में डिलीवर करने और 25 फिर उसके 6 महीने बाद। अभी इनमें से सिर्फ 15 पे काम हो चुका है, मैन्युफैक्चर हो गए हैं, लेकिन डिलीवर अभी नहीं हुए। तो 120 मिलियन हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आनी चाहिए 120 की।
कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कह लें या बन चुकी हुई तो इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। तो 120 मिलियन की करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आएगी। फिर सेल्स टीम ने 15 मिलियन खर्च किया था प्रपोजल जमा करवाने पे और 20 मिलियन उनका बोनस था कॉन्ट्रैक्ट जीतने पे। तो ये जो बोनस है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा और जो 15 मिलियन है ये एक्सपेंस बनेगा। नहीं, 120 जो है ना ये तो टिपिकली वो 15 यूनिट्स बनाने का खर्चा है। 20 मिलियन अलग है, 120 इन्वेंट्री में आएगा, चाहे इन्वेंट्री कह लें चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कह लें। और जो 20 मिलियन बोनस है ये भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। करते हैं, लेकिन उसने इंक्रीमेंटल को समझा दिया ना कि ये क्या है, उसने ये एक्सप्लेन कर दिया ना कि क्या चीज है। तो 15 देखें, सिर्फ वर्ड इंक्रीमेंटल पे धोखा ना खाएं। 15 मिलियन किस चीज के? प्रपोजल बनाने और जमा कराने के। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना मिलता वो तो करना ही था। 20 मिलियन बोनस है, तो वो जो बोनस है वो तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में है। तो वो चाहे 120 में ऐड कर दें चाहे उसको अलग से कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस बना दें। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में 120 और ये 20 आएगा बस। क्या ये हमें नहीं मिल रहा? कंसिडरेशन में तब ऐड करते हैं अगर हमें कस्टमर से मिलता। हमने अपनी सेल्स टीम को 20 मिलियन बोनस दिया है। ये वो है जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की शाख में कमीशन लिखा था। और इनकम स्टेटमेंट में अभी सिर्फ 15 मिलियन की ये प्रपोजल के खर्चे आएंगे बस। ये जो 15 मिलियन नहीं, 15 यूनिट वाले नहीं, 15 मिलियन के जो उनको बिड बनाने के खर्चे दिए। और सेल अभी कोई आएगी नहीं। तो एरर ये हुआ था कि उसने 15 यूनिट की सेल और कॉस्ट ऑफ सेल मान ली थी, तो वो रिवर्स हो जाएगी और उसको इन्वेंट्री बना लेंगे और डेटर में से भी 15 यूनिट की सेल माइनस हो जाएगी। ये इसकी एरर की करेक्शन थी। तो ये जून 22 में छोटी सी एडजस्टमेंट टेस्ट हुई थी रेवेन्यू की। पेज 2 पे आ जाए। पेज 2 पे मॉडिफिकेशन। पेज 2 पे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है, लीजेस में भी पढ़ा था, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाना। कस्टमर ने हमसे जो चीज़ बनवाई है या खरीदनी है
जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाए तो मॉडिफिकेशन है। इसमें आगे केस 1 और केस 2 बने हुए। केस 1 में दो बातें दोनों पूरी होनी जरूरी है। मॉडिफिकेशन के नतीजे में कस्टमर हमसे और चीजें मांग रहा हो, चाहे वो उसी प्रोडक्ट की हैं मजीद यूनिट्स, चाहे नए प्रोडक्ट और मांग रहा है, एंड उस नए और मांगने के जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसे देगा वो फेयर दे रहा है। दोबारा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसने पहले हमसे तय किया हुआ था कि मुझे प्रोडक्ट ए के 200 यूनिट्स चाहिए, प्रोडक्ट ए के 200 यूनिट्स चाहिए, अब वो कह रहा है कि 40 और चाहिए, ये मॉडिफिकेशन होगी। तो अगर तो वो और मांग रहा है, 40 और मांग रहा है, एंड उन 40 के जो वो अब पैसे देने को तैयार है वो अब के हिसाब से फेयर पैसे। अगर ये ए और बी दोनों बातें पूरी हो रही हैं तो हम पुराने वाले की अकाउंटिंग वैसे ही चलाते रहेंगे, और ये जो वो एडिशनल मांग रहा है इसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, है? तो पेज 2 पे मॉडिफिकेशन केस 1 पढ़ लें, पेज 2 चैप्टर में। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग अलग चलेगी, और ये जो एडिशनल चीजें मांग रहा है और पैसे भी फेयर दे रहा है, दोनों बातें होनी जरूरी हैं। तो फिर इस एडिशन को नया कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे। केस 1, कस्टमर हमसे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके और चीजें मांग रहा है। वो नया प्रोडक्ट भी हो सकता है और पुराने प्रोडक्ट के और यूनिट्स भी हो सकते हैं, एडिशनल होना जरूरी है, एंड जो उसके पैसे वो दे रहा है वो फेयर है। तो फिर इस एडिशनल ऑर्डर को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। ये केस 1 है। केस 2, अगर केस 1 नहीं है तो यानी या तो प्राइस फेयर नहीं होगी, या एडिशनल नहीं होगा, पुराना कम करने को कहा जा रहा होगा, या पुराना कम करने को कहा जा रहा होगा, या उसमें कुछ चेंज करवाई जा रही होगी, या पैसे फेयर नहीं होंगे एडिशनल चीजों के, या एडिशनल चीजें होंगी पैसे फेयर नहीं होंगे, या एडिशनल चीजें नहीं होंगी। तो फिर ये केस 1 नहीं है। अब इसमें आगे ना फिर दो बातें, वो मैं आपको मिसालों से समझाता हूं। सवाल लिखें, एक सवाल कराता हूं सिंगल प्रोडक्ट का, फिर एक कराता हूं एक नए प्रोडक्ट का। ऑन 1 अप्रैल 2023 a contract was on 1st April 2023 a contract was entered into 1st April 23 a contract was entered into for supply of 100 units of product A within next 3 months, at a price of कितने यूनिट्स गए? हाँ, at a price of 80 रुपीज, 80 रुपए। Cash was agreed to be paid on delivery. Cash was agreed to be paid on delivery. On 30th April 2023, on 30th April 2023,
टोटल कितने यूनिट्स बोले थे? 100 ऑन 30th April 2023 60 units were delivered. 60 units were delivered. On 15 May 2023 contract was modified. Contract was modified for supply of additional 30 units of product A. Additional 30 units of product A at a price of ₹50 per unit. At a price of ₹50 per unit, which was not equal to standalone price. All units were delivered. All units were delivered on 31 मई 2023. नहीं, पहले कितने किए थे? 60, बाकी रह गए 40 और एडिशनल कितने मांगे? 30, 70 हो गए. तो 50 यूनिट्स ऑल नहीं, 50 यूनिट्स वर डिलीवर्ड ऑन 31 में. और कितने रह गए? 20 रह गए. एंड रिमेनिंग 20 वर डिलीवर्ड ऑन 15 जून. रिक्वायर्ड है एंट्रीज. पहले 100 यूनिट्स थे, 100 प्रोडक्ट ए के, और ₹80 का रेट तय था. तो 30 अप्रैल को कितने यूनिट्स बेच दिए? 60. और उनका कैश मिल गया होगा 60 × 80. फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हुआ और अमेंड होके और यूनिट्स मांगे, लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी रखी है, फेयर नहीं है. अच्छा, अब चूंकि प्रोडक्ट ये एक है तो हम जो पुराने में से 40 रहते थे 80 वाले, और अब नए 30 और देने हैं 50 वाले. तो हम ये नहीं समझेंगे कि 40 80 वाले हैं और 30 50 वाले. हम ये समझेंगे कि 70 के 70 14 ईच है. तो जो पहले हो गया सो हो गया. मॉडिफिकेशन के बाद जो रह गया हम उनकी अमाउंट और नए आने वाले यूनिट्स की अमाउंट को मिला लेंगे और ये समझेंगे कि जो पहले हो गया सो हो गया. अब क्या है, 70 यूनिट्स बेचने हैं 4700 में. प्रोडक्ट वही है ना. तो हम ये कहेंगे कि जो पहले बेच दिए वो बेच दिए. अब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मॉडिफाई. तो जो पहले हो गया सो हो गया, खत्म. अब जो रहता था प्लस जो नया आ गया, और जितनी अमाउंट पहले रहते वाले की थी प्लस नए की अमाउंट. अब हम क्या समझेंगे, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब नया कॉन्ट्रैक्ट है इतने रुपए में इतने यूनिट देने वाला. पुराना खत्म और जो बाकी रह गया था प्लस जो नया आया, इतनी अमाउंट का अब नया कॉन्ट्रैक्ट है इतने यूनिट देने वाला. तो 31 मई को कितने बेच रहे हैं? 50. कितने का? एक 67.14 का ना. 67.14 कितना? 57 जी. अब मैंने सवाल में तफसील बताई नहीं, तो मैं एक चीज अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो हमने 50 दिए ना, 40 ये वाले और 10 इसमें से. अच्छा, ये हमने ना सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए जुगाड़ लगाई है. कैश तो उतना ही मिलना है जो तय था. कैश कितना? 37. तो बाकी हम चूंकि अभी रेवेन्यू नहीं बना पा रहे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना लेंगे.
और उसके बाद 15 जून को बाकी 20 भी बेच दिए। और अब बाकी भी चूंकि बेच दिए तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म, और जो बाकी बेच दिए 20 इंटू 67.14 वाले 343। तो इस मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है कि इसी प्रोडक्ट के और यूनिट्स देने हैं लेकिन प्राइस फेयर नहीं है, तो केस 1 नहीं हो सका। इसलिए जो पहले हो गया सो हो गया, वो वहीं क्लोज। अब जो रह गया था प्लस जो नया है, हम समझेंगे अब एक नया काम है 4700 रुपए के 70 यूनिट्स, इसलिए पर यूनिट सेल प्राइस ये बन गई। तो हम जितने यूनिट्स बेचते जाएंगे उतनी सेल रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये तो हमने अकाउंटिंग के लिए काम किया है, कैश तो वही मिलेगा जो एग्रीड था। यार इंडिया की टीम अच्छी है या ये खरीद लेते हैं? 35 पे 3 साउथ अफ्रीका है। डीकॉक भी गया और क्योंकि कैश ज्यादा था, सेल्स अभी हमने कम रिकॉर्ड किए, तो बाकी फिर एडवांस हो गया। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में 7 पढ़ लें। इलस्ट्रेटिव है, हाँ जी यही जो भी किया। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में 7, जी जी यही जो भी पता है। नहीं अभी पहला बताया, केस 2 के टेबल में 2 बताएंगे ना मैंने, उसमें से पहला वाला बताया अभी, डिस्टिंक्ट वाला। पढ़ लें बेशक को, पढ़ लें पहले पेज 2 पे, पहले बेशक अंग्रेजी पढ़ लें। केस 2 में से टेबल में से पहला बताया मैंने अभी, और इसका एक और सवाल भी कराता हूँ अभी। पुराना गया, हाँ 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 हाँ, जो हो गया सो हो गया, खत्म। अब जो बाकी रह गया था प्लस जो नया है उसको मिला के अब हम कहेंगे नया काम। केस 1 ये था कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट एडिशन चलता रहेगा, एडिशन वाले को एक नया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे।
जी जी एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 7। जी जी तो यहाँ यूनिट से वहाँ सवाल है। अच्छा इसमें मैं ना प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ, सवाल लिखें एक और। ये 30 अप्रैल तक की तो अंग्रेजी सेम लिख लेना। 100 यूनिट्स थे 80 रुपए के प्रोडक्ट ए के, और 30 अप्रैल तक 60 बेच दिए थे, ये तो सेम लिख लें। दो तो लाइनें थी यार। 30 अप्रैल तक लिखना है। 30 अप्रैल तक 60 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर हो गए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कब चेंज हो रहा था? चलें, ऑन 15 में कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड टू सप्लाई जी सेम बात है, बस अब मैं 30 यूनिट्स ऑफ ए की बजाय 30 यूनिट्स ऑफ बी कहने लगा। थर्टी यूनिट्स ऑफ बी, ए की जगह बी। 30 यूनिट्स ऑफ ए गए थे ना पहले, 30 यूनिट्स ऑफ ए गए थे ना, अब 30 यूनिट्स ऑफ बी एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपए। सेम, सिर्फ मैंने ए की जगह बी किया बस। वेयर एज स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ बी एट दैट टाइम, वेयर एज स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ बी एट दैट टाइम was 100 रुपए, एंड ए was 70 रुपए जी 70। कॉन्ट्रैक्ट में हमने 80 रुपए कहे में, वैसे उस वक्त स्टैंड अलोन प्राइस चेंज हो गई जी जी। या मॉडिफिकेशन डेट पे हम लोग पुराना खत्म करके नया करने लगे ना, तो उसके लिए फिर दोबारा स्टैंड अलोन प्राइस चाहिए थी। तो उस वक्त ए की स्टैंड अलोन प्राइस 70 हो चुकी थी और उसकी 100 थी। 40 यूनिट्स ऑफ ए वर डिलीवर्ड ऑन 31 में।
अब की बार मैंने सिर्फ चेंज करके इसको ए की जगह बी कर दिया। 50 वाले बात सेम है, बस एडिशनल सेंटेंस ये बता रहा हूं कि उस वक्त स्टैंड अलोन प्राइस बी की 100 रुपए थी और ए की 70 रुपए थी। 31 मई को 40 यूनिट्स ए डिलीवर हो गए और 15 जून को 30 यूनिट्स बी डिलीवर हो गए। ए के जो 40 रहते थे वो डिलीवर हो गए और 15 जून को जो बी के 30 थे वो डिलीवर हो गए। जी ये एंट्री यही रहेगी। यही रहेगी ना, ये यही रहेगी। अब हमने 15 मई को चूंकि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर लिया तो अब वर्किंग वन हो जाएगी कुछ इस तरह से कि हम समझेंगे कि पुराना गया और अब नया ये है कि 40 हैं 80 पे और बी के 30 हैं 50 पे। जी लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं तो हमें इस 4700 को एलोकेशन करनी पड़ेगी। स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है? ए की 40 इंटू 70 और बी की 30 इंटू 100, 2800 3000। ये ट्रांजैक्शन प्राइस है, ये स्टैंड अलोन प्राइसेस है। तो अब हमें इनको एलोकेट करना पड़ेगा। ए के हिस्से में आ जाएगा 5800, $4700 इंटू 2800 ओवर 5800 2269 और बी के हिस्से में आ जाएगा 4700 इंटू 3000 ओवर 58 3। प्रोडक्ट एक था ना तो मैंने इनको मिला के पर यूनिट एक प्राइस निकाल दी थी। अब प्रोडक्ट अलग है तो हमें फिर से स्टैंड अलोन की बेस पे इसकी एलोकेशन करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है दोनों सवालों में कि जो पहले हो गया सो हो गया, अब जो रह गया है उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। 30 थे ना, 15 जून कहा था मैंने। अब 31 मई को हम ए बेच रहे हैं, कैश कितना मिलेगा? लेकिन सेल हम कितनी मानेंगे? 2269। अच्छा, और अगर ए के बी को 10-20 बेच रहे होते तो इसको 40 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेते, पैसे ज्यादा मिल गए। और 15 जून को बी भी बेच दिए और पैसे ले लिए 30 इंटू 50 1500। लेकिन बी की सेल है 2431। तो इन दोनों में कॉमन बात यह है कि प्रोडक्ट एक हो तो जो पुराना हो गया सो हो गया, जो बाकी रह गया अमाउंट और जो नए आए उनकी अमाउंट, उनको मिला के टोटल करके समझें अब हमने ये करना है। और अगर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो समझे पुराना खत्म, अब एक नया सवाल शुरू हो रहा है। उसी तरह से एलोकेशन। बचपन पे 5 है।
हाँ जी। अच्छा, एक सवाल। अच्छा, मॉडिफिकेशन बस खत्म और IFRS भी कह लो खत्म। अब रह गई इसकी स्पेशल स्टेशन। कल फिर 5 बजे शुरू करते हैं। पहले आई स्टाइल के 2 सवाल कराता हूँ, फिर ये रेवेन्यू का आखिरी लेक्चर कराता हूँ। अच्छा, आप एक काम की करें कि इसके रेवेन्यू के ही पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन 4 हिकमत लिमिट। सवाल पढ़ के इसका सॉल्यूशन देखें और समझें हुआ क्या है। फिर मॉडिफिकेशन के केस 2 का आखिरी पोर्शन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 4 दिसंबर 20। हिकमत लिमिटेड के नाम से। सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, बस सवाल पढ़ लें, मैं समझा देता हूँ। हाँ जी, 1 सितंबर क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमने 150 मिलियन में एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, और अगर हम 29 फरवरी तक ना बना सके तो वो कस्टमर हमारे 14 मिलियन पेनल्टी के नाम पे काट लेगा। तब हमें लगता था कि हम बना लेंगे कि नहीं बना सकेंगे, तो तब हमने टोटल प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस 150 ही सोची थी, और हमारा अंदाजा कॉस्ट का 90 था। 31 दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर तक कॉस्ट टू डेट हो चुकी थी 67.5। अब ये सवाल ना 7 नंबर इसके बहुत ज्यादा थे, इसने आपको खुद ही 75% प्रोग्रेस कैलकुलेट कर दी, लेकिन डेटा से पता चल रहा है कि ये इसने निकाली होगी कॉस्ट इनकर्ड की बेस पे, और प्रोग्रेस कैलकुलेट हुई होगी 67.5 ओवर 90, 75%। तो 2019 की इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ होगा?
रेवेन्यू 150 का 75%, 112.5, और कॉस्ट ऑफ सेल 90 का 75%, जो कि इनफैक्ट यही आएगा। ये वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका यहां तक। अब 31 दिसंबर 19 पे ही मॉडिफिकेशन हो गई और कस्टमर ने हमसे कोई डिजाइन चेंज कराया होगा, तो क्या ये एक ही प्रोडक्ट के और यूनिट्स हैं? ये तो वही चीज है जिसका डिजाइन चेंज हो रहा है। एक ही प्रोडक्ट के और यूनिट्स होते या नया प्रोडक्ट होता, तो ये केस 2 का पहला टेबल था कि नई मॉडिफिकेशन डिस्टिंक्ट है। चैप्टर पेज 2 पे है साथ ही। केस 2 का जो टेबल का पहला पेज था, टेबल का जो पहला पोर्शन था, वो क्या है कि अपडेशन के बाद क्या हो रहा है? डिस्टिंक्ट। तो वो एक प्रोडक्ट के मजीद यूनिट्स भी हो सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट भी हो सकता है। सफाई के 4 साल में एडिशन 3 साल भी हो सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटेटिव नया है। ये था पहला हिस्सा, जिसमें क्या किया था? पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो बाकी रह गया प्लस नया, उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट समझ ले। मैंने एक सेम प्रोडक्ट से भी सवाल करा दिया, एक डिफरेंट प्रोडक्ट से भी करा दिया, और एग्जांपल 7 में वो सफाई के 3 साल और आ रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ क्वांटिटेटिव चेंज था, चाहे वो सेम प्रोडक्ट का था चाहे डिफरेंट प्रोडक्ट था। इसको कहा हुआ है डिस्टिंक्ट है। लेकिन अब डॉक्टर साहब को हमने 150 मिलियन में जो सॉफ्टवेयर बना के देना था, डॉक्टर साहब ने सॉफ्टवेयर के फीचर चेंज करा लिए होंगे। तो अब ये जो चेंज हो रही है, ये कोई क्वांटिटेटिव चेंज है? तो डिस्टिंक्ट है? नहीं। तो इसलिए ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब हम ये करेंगे कि फौरन, चूंकि 31 दिसंबर 19 में ही हो गया ना, फौरन के फौरन हम इन सारी कैलकुलेशंस को छोड़ देंगे और हम रिवाइज्ड कैलकुलेशन करेंगे। अब रिवाइज्ड कैलकुलेशन में टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या बन जाएगी? 150 प्लस 70। लेकिन अब हमें लगता है पेनल्टी पड़ने वाली है -14। नब्बे प्लस 40। अब हमने इसको छोड़ दिया, मॉडिफिकेशन हो गई ना, हम सब क्यूमुलेटिव बेसिस पे चेंज कर देंगे। अब जब क्यूमुलेटिव बेसिस पे चेंज होने लगा है, तो फिर ये भी गलत हो गया। नई प्रोग्रेस निकालते हैं। $67.5 डिवाइडेड बाय 130 पॉइंट, तो रिवाइज्ड एसओसीआई हो जाएगी 206 का पॉइंट, और रिवाइज्ड कॉस्ट हो जाएगी 130 का। तो ये तो यही होगी। ये केस 2 का दूसरा हिस्सा, कि अगर जो मॉडिफिकेशन है उसमें कुछ क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, बस उसी सर्विस की शक्ल बिगड़ी है, तो उसको हमने क्यूम्युलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करनी है। इसको क्यूम्युलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट कहते हैं। कॉस्ट पे भी जाएगा, अगर ये तो कॉस्ट इनकट बेसिस है ना, प्रोग्रेस का कोई और तरीका होता तो और चेंज आ जाता। ये पेज 2 के सबसे आखिर में लिखा हुआ है क्यूम्युलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। ये मॉडिफिकेशन का केस 2 का दूसरा हिस्सा, कि अगर मॉडिफिकेशन ऐसी हो रही है जिसमें कोई क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, वही प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हो रहा है, तो उसको फिर हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करते हैं। हाँ जी, मॉडिफिकेशन खत्म। अब ना 106 एक और कराऊंगा। रेवेन्यू के ना कुछ स्पेशल सिनेरियोज हैं, कुछ स्पेशल बिजनेसेस, उनके ऊपर अलग से डिस्कशन है। तो वो मेन आईएएस का हिस्सा नहीं है, वो उसकी एप्लीकेशन गाइडेंस का हिस्सा है। तो वो एक 106 में कराऊंगा और बस फिर खत्म। ठीक है।